देखो, आज हम सितंबर 2023 की समसामयिक घटनाओं को देखेंगे कि कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले है संसद के, देखें कि संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया गया। विशेष सत्र, देखो संसद के अपने नॉर्मल सत्र चलते हैं, बजट सत्र, उसी को शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ये परंपरा का जो सत्र चलते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। आजादी के बाद अब तक केवल 9 अवसरों पर ही विशेष सत्रों का आयोजन किया गया, मतलब बहुत विशेष मामला होता है तब जाके संसद का स्पेशल सेशन का आयोजन किया जाता है। तो ऐसा ही विशेष सत्र बुलाया गया कब? 18 से 22 सितंबर 2023। 18 से 22 सितंबर 2023 को संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया गया। अब देखो, इस विशेष सत्र का आयोजन क्यों किया गया? इसलिए किया गया था कि संसद नया भवन बनाए, संसद का नया भवन, नया संसद भवन। इस नए संसद भवन का एक तरीके से उद्घाटन करने के लिए ही ये संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। ये विशेष सत्र में हुआ क्या कि जो नया संसद भवन है उसमें संसद का कार्य शुरू किया गया। अब देखो, बुलाया तो गया, सरकार ने क्या बोला कि हम यहां पर एक विधेयक ला रहे हैं, महिला आरक्षण विधेयक, उसको पारित करने के लिए हमें विशेष सत्र बुला रहे हैं। लेकिन इसी विशेष सत्र में क्या हुआ, हमारा संसद भवन जो पुराना बना था उसकी जगह नया संसद भवन बना था, वहां पर ये नया संसद भवन चालू हो गया, मतलब वहां पे मेंबर लोग बैठे थे। तो ये जो नया संसद भवन है, इसका उद्घाटन था एक टाइप से ये विशेष सत्र, और इसी में फिर क्या है, महिला आरक्षण विधेयक को भी सरकार ने पारित किया। देखो, सरकार का तो यही कहना था, उन्हें महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। लेकिन आप याद रखना कि यहीं इसी विशेष सत्र से क्या है, नया संसद भवन भी चालू कर दिया गया। मतलब संसद भवन में जो पुराना संसद भवन था उसमें कार्रवाई ना होकर कार्रवाई क्या है, नए संसद भवन में हुई। हमारा जो पुराना संसद भवन था, पुराना संसद भवन, उसको तोड़ा नहीं गया है, उसको नाम बदलकर इसने कर दिया है संविधान सदन। संविधान सदन। पुराने संसद भवन जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को, वहां पे तो अब संसद लगेगी नहीं, सांसद तो नए संसद भवन में बैठ रहे हैं, पुराने भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये संसद का स्पेशल सत्र था। अब देखो, ये बुलाया गया था मूल रूप से महिला आरक्षण विधेयक, इसको पारित करने के लिए। महिला आरक्षण विधेयक, ये एक बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था, और ये बिल था 128वां संविधान संशोधन विधेयक। 128वां संविधान संशोधन विधेयक महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की व्यवस्था करता है। इसके लिए क्या है, महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। इस विधेयक को नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक, ठीक है ना। तो ये महिला आरक्षण बिल लाया गया, 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। जब ये बिल पारित हो गया तो उसके बाद इसको 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। ये विधेयक था, जब ये अधिनियम बना तो 106 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट महिला आरक्षण है। इसके माध्यम से क्या किया गया है, संसद में महिलाओं को, मतलब लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन। देखो, लोकसभा और राज्य विधानसभा, इसमें महिलाओं को
30% सीट रिजर्व्ड कर दी गई है। देखो लोकसभा है, संसद की बात कर रहा हूं, लेकिन रिजर्वेशन ये केवल लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो विधेयक है ये भी केवल क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात करता है। नारी शक्ति वंदन 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है और ये अब अधिनियम के रूप में हो गया है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। ये लागू, देखो पारित हो गया है, लेकिन इसको लागू होने की क्या बोला गया है कि जब नई जनगणना होगी, चूंकि जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन 21 में जनगणना हुई नहीं, तो अब जब नई जनगणना होगी और उसका जो आंकड़ा आएगा उस आंकड़े के आधार पर फिर क्या है, ये बिल्कुल लागू किया जाएगा। क्योंकि अभी ऐसा है कि नया जो जनसंख्या होगी उसका फिर परिसीमन होगा, तो सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, बहुत कुछ होना है, इसलिए अभी इस विधेयक को रोक दिया गया है, पारित कर दिया गया है, लेकिन लागू इसको जो नई जनगणना हो जाएगी उसके बाद किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये 106वां संविधान संशोधन विधेयक के 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। ठीक है ना। इसी 33% में सब है, SC ST को जो लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण है उसमें अब 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्ड हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे 131 सीट पहले SC ST के लिए आरक्षित थी, तो उसका 33% अब महिलाओं को रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये विधेयक है 128वां विधेयक है और अधिनियम हो गया 106वां। ठीक है ना। और देखो ये पहली बार नहीं है जब इसको पारित करने की प्रयास किया गया, इसके पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। देखो ये जो 33% रिजर्वेशन है, इसका यदि तुम आंकड़ा देखो तो लोकसभा की 543 सीटें, इसका 33%, तो 181 सीट अब महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। ऐसे पूरे राज्य विधानसभा की बात करें तो भारत के पूरे राज्य विधानसभाओं की टोटल सीट होती है 1423, इसका 33%, तो 1374 सीटें राज्य विधानसभाओं में, मतलब सारी, जैसे मध्य प्रदेश की 230 सीट जोड़ ली, ऐसा करके टोटल देश की राज्य विधानसभाओं की इतनी सीट होती है, उसका 33% कितना होता है, 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है ना। लेकिन याद रखना यह विधेयक राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं देता है। दो एक्सेप्शन है इसके, राज्यसभा में आरक्षण नहीं है और पुदुचेरी विधानसभा में, राज्यसभा और पुदुचेरी विधानसभा के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी वही कैटेगरी 3 रहेगी कि 33% में जनरल है, SC है, ST है, तीनों कैटेगरी की महिलाएं शामिल होंगी। ठीक है ना। तो ये 33% वुमन रिजर्वेशन की बात करता है। दूसरी बात क्या है इसमें, ये याद रखना कि ये आरक्षण केवल 15 वर्षों के लिए है, केवल 15 वर्षों के लिए है। जैसे लोकसभा और इस सब जो SC ST को रिजर्वेशन है, ये भी केवल 10 वर्षों के लिए था, लेकिन हर 10 वर्ष के बाद उसको बढ़ाते गए, तो ये भी 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष बाद समीक्षा करेंगे फिर बढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं कि 15 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण तो फिर खत्म कर नहीं सकता, चालू करना कठिन है। तो एक बार चालू हो जाएगा तो फिर खत्म नहीं होगा, बस हर 15 साल में रिव्यू होगा। तो आपको तो क्वेश्चन आएगा कि कितने वर्ष के लिए है, 15 वर्ष के लिए है। 128वें नंबर का विधेयक है, अधिनियम 106वें नंबर का, कितना परसेंट है, 33% है। लोकसभा में हो, राज्य की विधानसभाओं में है, राज्यसभा में नहीं है। और देखो विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा में है लेकिन पुदुचेरी की विधानसभा में नहीं है। ये टोटल 181 सीट रिजर्व हो जाएंगी लोकसभा की, और राज्य विधानसभाओं की 1374 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। तो इतनी बात आपको महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में ना याद रखना है। नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है इस विधेयक को, महिला आरक्षण विधेयक को। और देखो यह पहला प्रयास नहीं है, बहुत लंबे समय से इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। भारत में जो सबसे पहले महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने की बात की गई थी, तो इसके लिए सबसे पहले, देखो वो पारित नहीं हुआ, लेकिन आपको याद रखना है 81वां संविधान संशोधन विधेयक, ये पहली बार प्रस्तुत किया गया था जब देवेगौड़ा देश के PM थे। HD देवेगौड़ा का कार्यकाल में यह विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विधेयक पारित नहीं हुआ था। फिर ये 1996 की बात है। इसके बाद फिर प्रयास किया गया था 1998 में। 1998 की 12वीं लोकसभा में भी इसको प्रस्तुत किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। और इसके बाद भी लगातार बहुत प्रयास किए जाते रहे, लेकिन कभी ये पारित नहीं हुआ, लेकिन अब ये पारित हो गया है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, नारी शक्ति वंदन विधेयक जो अधिनियम बन गया है, 108वां संविधान संशोधन अधिनियम, 33% रिजर्वेशन,
ठीक है, तो ये संसद का विशेष सत्र बुलवा के इतना काम किया गया था। देखो अभी तक आजादी के बाद केवल 9 अवसरों पर ही संसद का विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। फिर इसके बाद की खबर है एक देश एक चुनाव। बहुत लंबे समय से बात चल रही है इसके लिए। एक देश एक चुनाव मतलब जो राज्य हैं, लोकसभा, राज्य विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सरकार की मंशा है और इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, एक समिति का गठन कर दिया गया है इस पर विचार करने के लिए कि सभी पहलू पर विचार किया जाएगा। और इस समिति, जो उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके सदस्य हैं, देखो सदस्यों के नाम भी याद रखने हैं। टोटल 7 सदस्य हैं इसमें। 7 सदस्यों में से सबसे पहले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दूसरा है लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। सुभाष कश्यप। और है हरीश साल्वे, वरिष्ठ वकील हैं ये, हरीश साल्वे। और हैं फिर सीबीसी के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी। संजय कोठारी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर की एक कमेटी है। रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये क्या बात करेगी? एक देश एक चुनाव को लेकर सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। इसमें एक व्यक्ति का नाम और याद रखना, केंद्रीय विधि मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं इस समिति में। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है? विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय विधि मंत्री हैं। ये सब मिलके एक देश एक चुनाव पर विचार करेंगे, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, ये सारी चाल है। ठीक है ना। देखो ये 7 का नाम याद रखना इसमें से, लेकिन एक चीज और याद रखना कि जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। सरकार ने तो ये लिस्ट जारी करी थी कि हम 7 लोगों की समिति बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया और विरोध स्वरूप जो अधीर रंजन चौधरी थे उन्होंने इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना। फिर आपको याद रखना है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता, इस प्रोजेक्ट चीता को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि ये 17 सितंबर 2022 को चालू किया गया था और 17 सितंबर 2023 को इसने 1 वर्ष पूरा किया। 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाके हमारे कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। ठीक है ना। 1 साल में पता है बहुत सारे चीते मर गए, कुछ पैदा भी हुए, उसमें से भी कुछ मर गए। ये प्रोजेक्ट चीता है, इसकी डेट याद रखना है 17 सितंबर, इसको 1 साल हो गए हैं। अब देखो इसकी आलोचना की जा रही थी कि ये असफल रहा है, इतने चीते मर गए हैं और फलाना ठिकाना, लेकिन सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट चीता सफल है। क्यों? क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट चीता का हमने लॉन्च किया था तभी हमने कहा था कि ये प्रोजेक्ट चीता सफल है यदि 50% चीते जीवित रहे तो केवल, तो आधे से तो ज्यादा जीवित हैं, तो सरकार का कहना है कि ये सफल, मतलब ने सफलता के 6 मापदंड तय किए थे कि इनमें से 6 मापदंड थे काय के प्रोजेक्ट चीता की सफलता के लिए। 6 मापदंड थे। 6 मापदंड में क्या थी? एक तो ये थे कि 50% चीते जीवित रहना चाहिए, तो 50% चीते जीवित हैं। दूसरा मापदंड था कि इनके लिए होम रेंज की स्थापना, वो भी कर दी। होम रेंज की स्थापना। शावकों का जन्म, चीते पैदा भी हुए, ठीक हो गई बात। फिर
चीता ट्रैकर्स की नियुक्ति, ये भी हो गई, ट्रैकर्स की नियुक्ति, चीता ट्रैकर्स की नियुक्ति, और आसपास के क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि, आसपास के क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि, कि प्रोजेक्ट चीता के आसपास के जो आदिवासी लोग हैं उनकी भूमि की कीमत में वृद्धि होगी, भूमि की कीमत में वृद्धि होगी तो स्थानीय समुदाय को राजस्व में थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। तो देखो ये 6 मापदंड प्रोजेक्ट चीता के लिए चलाए गए, तो उसमें से 1 2 3 4 सरकार ने बताए कि 4 हमने पूरे कर दिए हैं, तो 6 में से 4 पूरे हो गए हैं, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट टाइगर एक सफल योजना है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज और याद रखना कि प्रोजेक्ट चीता के लिए एक वैकल्पिक स्थल मध्य प्रदेश में चयन किया गया है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्या है, वैकल्पिक स्थल है प्रोजेक्ट चीते के लिए, मतलब यहां पे भी अब चीतों को बसाया जाएगा। कूनो के बाद जो दूसरा अभ्यारण्य है भारत में, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें चीतों के अगले बैच को लाने की योजना है। ठीक है ना, तो ये गांधी सागर है। ठीक है, इसके गांधी सागर के अतिरिक्त नौरा देही को भी तैयार किया जा रहा है, नौरा देही को भी बैकअप के तौर पे तैयार किया जा रहा है। लेकिन याद रखो कि अगला जो बैच है वो गांधी सागर में आएगा, चीतों का अगला जो बैच है, कूनो के बाद अगला नंबर गांधी सागर है और उसके बाद नौरा देही को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट चीता है, 17 सितंबर 2022 को चालू किया, 1 वर्ष हो गए हैं और अब गांधी सागर को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। फिर इसमें हमको देखना है परिवहन विमान के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। परिवहन विमान, और परिवहन विमान का नाम है C295, C295। दरअसल ये यूरोपीय कंपनी एयरबस, कंपनी का नाम है एयरबस, उसका विमान है C295, स्पेन की कंपनी है। इसने भारत की थल सेना को विमान बेचे हैं, तो आपको ये याद रखना है कौन से विमान बेचे हैं, C295 परिवहन विमान, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, सेना को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 56 विमानों का समझौता हुआ है थल सेना और यूरोपीय कंपनी एयरबस के बीच। यूरोप मतलब स्पेन की कंपनी है, उसके बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, इसमें से देखो कितने टोटल 56 विमानों को लेकर समझौता हुआ है, 56 विमान ये कंपनी बेचेगी। इसमें से भी लिखा है कि इस 56 में 16 तो एकदम रेडी होके आएंगे और बाकी को 40 को यहां पर असेंबल किया जाएगा, और असेंबल कहां किया जाएगा, बड़ोदरा में। बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड में इन बाकी के 40 विमानों को असेंबल किया जाएगा। ठीक है, फिर भारतीय वायुसेना ने भी विमान खरीदने का समझौता किया है। भारतीय वायुसेना ने विमान खरीदे हैं LCA Mark 1, LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1, इसी को हम तेजस कहते हैं। तेजस स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस, इसको क्या नाम दे रहे हैं, LCA Mark 1। तो देखो इसकी टोटल 100 LCA Mark 1 खरीदने की समझौता हुआ है वायुसेना, और इसका जो निर्माता है वो कौन है, हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
HAL और भारतीय वायुसेना के बीच 100 तेजस विमानों के खरीदारी का समझौता हो चुका है। और ये स्वदेशी हमारा विमान है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। देखो लेकिन स्वदेशी है, लेकिन ये एक चीज और बता दो, पूर्ण स्वदेशी नहीं है। 65% इसका सामान स्वदेशी है। भारत बहुत लंबे समय से तेजस विमान को डेवलप करने का प्रयास किया था, कर रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। अंततः उन्होंने इंजन खरीद लिया बाहर से और तेजस बन गया। तो आपको तो याद रखना है कि तेजस क्या है, LC Mark 1 तेजस का ही नाम है। और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। और ये वायुसेना ने इसके 100 ऑर्डर दिए हैं, तो ये जल्द ही हमको वायुसेना में दिखाई देगा। फिर इसके बाद है, हाँ, भारत ने एक नया समुद्री मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। समुद्री मिशन, इस समुद्री मिशन का नाम है मत्स्य 600। नहीं, एक मिनट रुकना। हाँ, एक भारत ने एक गहरा समुद्री मिशन जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 ये भारत का एक समुद्री मिशन है जिसको भारत सरकार ने घोषणा की है, और इसको लागू करेंगे वो 2026 में। 2026 में इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अभी काम चल रहा है इस पे। गहरा डीप ओशन मिशन है, तो समुद्री संसाधन, समुद्री जैव विविधता, समुद्री जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी है, सॉरी ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी, इसमें मदद करेगा। फिर समुद्र में संसाधन, खासकर 2 गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिज हैं, निकिल और कोबाल्ट, निकिल व कोबाल्ट, इन दोनों की खोज करेगा। तो ये भारत का पहला डीप ओशन मिशन है मत्स्य 6000। इसको 2026 में लॉन्च किया जाएगा। अभी इसकी घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो याद रखना मत्स्य 600। जैसे हमारा इसरो का चंद्रयान मिशन है, सूर्य के लिए आदित्य L1 है, समुद्र के लिए हो गया मत्स्य 6000, ठीक है। फिर इसके बाद है, हाँ, यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इनकी जो बैठक हुई थी, वो बैठक हुई थी रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में बैठक हुई थी। और इस बैठक में कुछ स्थलों को शामिल किया गया है, और उन स्थलों में भारत के 3 स्थल आ गए हैं। एक तो सबसे पहले है भारत में शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर समूह, होयसल के पवित्र मंदिर समूह। होयसल के पवित्र मंदिर समूह, कर्नाटक में जो होयसल है वहां पर क्या है, मंदिरों का एक ग्रुप है। और इस मंदिरों के ग्रुप में 3 मंदिर हैं, बेलूर, हालीबेड और सोमनाथपुर। 3 मंदिर हैं, नाम याद रखना, बेलूर, दूसरा है हलेबिड, और तीसरा है सोमनाथपुर। तो जो होयसल, कर्नाटक का होयसल है, होयसल में पवित्र मंदिरों का समूह है। इन समूहों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। और ये बैठक कहां हुई थी, रियाद में 45वीं बैठक थी, ठीक है ना। तो देखो ये 3 मंदिर अलग अलग हैं, लेकिन याद रखना इसको एक ही स्थल के रूप में शामिल किया गया, होयसल के पवित्र मंदिर समूह। और दूसरा शांति निकेतन, अपना रविन्द्रनाथ टैगोर वाले जो शांति निकेतन है उसको, जहां विश्व भारती विद्यालय, विश्व भारती इसी का नाम है, इसी को, ये 2 स्थलों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो देखो इस रूप में भारतीय स्थलों की संख्या हो गई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टोटल 40 और 2 42, 40 थे, 40 और 2 42 स्थल हो गए हैं अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इस 42 स्थल का भी देखो आपको पूरा हिसाब पता होना चाहिए कि 42 स्थलों में से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, कल्चरल साइट है। 34 के बाद जो 7 स्थल है वो प्राकृतिक हैं, और 1 स्थल है मिश्रित।
जो मिश्रित स्थल है वो क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। बाकी ये देखो टोटल कितने हो गए हैं, एक मिश्रित स्थल हो गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 34 आपके क्या हैं, सांस्कृतिक स्थल। तो टोटल 42 स्थल हो गए हैं भारत के। यदि बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की लिस्ट में है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा साइट हैं, 59 स्थल हैं इटली के, इटली के 57 स्थल चीन के हैं, जर्मनी और फ्रांस के 52 हैं, जर्मनी और फ्रांस के 52 हैं, 50 स्थल हैं स्पेन के, और फिर आते हैं 42 भारत के, ठीक है ना। और अब टोटल यूनेस्को की लिस्ट में हो गए हैं 1199 स्थल, पूरे विश्व के 1199 स्थल हैं। इन 1199 स्थलों में से 933 सांस्कृतिक हैं, 227 प्राकृतिक हैं, 227 प्राकृतिक, और बाकी बचे कितने, 39 मिश्रित हैं, ठीक है ना। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपडेट हुई है। 45वीं बैठक हुई थी सऊदी अरब के रियाद शहर में, और इतना सब कुछ हुआ है। टोटल भारत के 42 स्थल हो गए हैं, पहले 40 थे, 2 नए स्थल आए हैं। पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, और कर्नाटक में होयसल के पवित्र मंदिरों का समूह जिसमें 3 मंदिर दिखाई देते हैं, बेलूर, हलेबीड और सोमनाथ मंदिर। इन तीनों को संयुक्त रूप से एक कैटेगरी में शामिल किया गया है, ठीक है ना। टोटल 42 स्थल हो गए, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है, ठीक है। टोटल 42 स्थल हो गए हैं। फिर इसमें अगली जो खबर है वो है टाइम की हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। टाइम जो पत्रिका है उसने क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, 2024, ठीक है ना। इसमें उनने क्या किया है, पूरी दुनिया के टॉप स्कूलों की, टॉप यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी की है। अब देखो इस लिस्ट में टॉप में तो भारत का कोई आएगा ही नहीं। भारत का जो एक यूनिवर्सिटी है वो उसने 90 शीर्ष स्थान है 91वां, IISC बेंगलुरु रैंकिंग में नंबर क्या है, 91वां। तो भारत के लिए पहले नंबर पे है ये IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसका नंबर है 9वां। बाकी देखो पहले नंबर पर तो है यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड है, यूके की ऑक्सफोर्ड है, और स्टैनफोर्ड यूएसए की है, तो दूसरे नंबर पे। पहले 10 में तो 7 अमेरिका की है, 3 ब्रिटेन की है, ठीक है ना। तो हमको केवल 91वां नंबर मिला है, वो याद रख लेना है, ठीक है। इसमें फिर एक चीज और है, हाँ बस इतना ही, बाकी अपने कोई काम का नहीं है, इसी यही लिस्ट है। इसके बाद जो खबर है वो है हमारी G20 से, ग्रुप 20। आपको पता है भारत G20 का अध्यक्ष था। पिछले 1 साल से भारत के विभिन्न शहरों में G20 की मीटिंग चल रही थी। 1 साल के लिए भारत को उसकी अध्यक्षता मिली थी, और इस G20 का जो फाइनल जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, आपको ये याद रखना है कि इसका जो अंतिम जो सम्मेलन हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। और दिल्ली में जहां सम्मेलन हुआ था, प्रगति मैदान में एक मंडप बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था भारत मोडियम इंटरनेशनल एग्जीबिशन, भारत मोडियम। इसको भारत मंडपम नाम भी दे दिया गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में यह सम्मेलन किया गया। अब देखो इसमें हमको क्या याद रखना है कि इस जो सम्मेलन था इसका जो थीम था वो था वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो इसका थीम क्या है, आप वसुधैव कुटुंबकम भी कह सकते हो, लेकिन शब्दों में देखें तो अंग्रेजी में यही था, वन फैमिली, वन अर्थ एंड वन फ्यूचर। ठीक है ना। और ये शिखर सम्मेलन था। अब इसमें और अपन को सम्मेलन में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, मालूम है आपको G20 के बारे में बेसिक जानकारी है, कौन कौन 20 देश है ये भी आपको पता होना चाहिए, सबके राष्ट्र प्रमुख भी आपको पता होना चाहिए। बस आपको इसमें याद रखना है कि देखो G20 में 20 देश हैं, लेकिन इसमें रूस के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए, क्योंकि पता है रूस यूक्रेन वार के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ नोटिस जारी हुआ, तो वो देश छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो रूस का कोई दूसरा प्रतिनिधि आया था। दूसरा, इसमें चीन के राष्ट्रपति भी शामिल नहीं हुए थे, जो भी उनकी वजह रही होगी। चीन के राष्ट्रपति भी G20 की सम्मेलन, शी जिनपिंग आए नहीं थे, उनकी जगह कोई और आया था। तो देखो रूस का प्रतिनिधित्व तो नहीं आया है, चीन का प्रतिनिधित्व तो नहीं आया है, और मैक्सिको, मतलब प्रतिनिधित्व तो है लेकिन राष्ट्रपति नहीं आए हैं। तो ये याद रखना है कि ये 3 देशों के राष्ट्र प्रमुख G20 की इस बैठक में शामिल हुए। मतलब किसी ने विदेश मंत्री भेज दिया, किसी ने अर्थ मंत्री भेज दिया है, मेन चीज होती है राष्ट्रपति को आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। फिर इस G20 की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बैठक में अब ये G21 हो गया है। अभी भी इसको G20 ही कह रहे हैं, लेकिन इस G20 का 21वां सदस्य बन गया है अफ्रीका संघ, अफ्रीकी यूनियन। देखो G20 में जो 19 देश हैं वो तो देश ही हैं, 20वां देश उसका था यूरोपीय संघ। पूरे यूरोप के देशों ने क्या है, पूरे यूरोप को, कुछ देशों को छोड़ के ज्यादातर यूरोप को क्या है, एक यूनियन मान लिया गया। इसी टाइप एक अफ्रीका की एक यूनियन है, अफ्रीका के जो देश हैं उनकी अपनी एक यूनियन है, उसको अफ्रीकी यूनियन कहते हैं। तो अफ्रीकी यूनियन इस G20 में शामिल नया सदस्य हो गया। तो अब अगली जो बैठक होगी उसमें हो सकता है ये G21 कहलाने लगे। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि G20 देश है अभी भी संगठन G20 के नाम से ही, लेकिन इसकी सदस्य संख्या अब क्या है, G21 हो गई है। ठीक है। इसका बाकी जो आप जानते हो, अब अगला सम्मेलन 2024 में ब्राजील में प्रस्तावित है, और अब ये अध्यक्षता ब्राजील के पास चली गई। लास्ट में इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया से हमारे पास आई है अब ब्राजील। तो इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, ये इस G20 की जो ट्रोइका थी उसके अंतर्गत ये तीनों देश थे। अभी भी वो ट्रोइका में है, क्योंकि पुराना देश इस साल जहां सम्मेलन हुआ, अगला सम्मेलन हुआ, फिर अगले के बाद जाएगा तब हटेगा वो। ठीक है। तो ये G20 की इतनी कहानी है। अब देखो इस G20 में 2 चीजों पर विशेष चर्चा की गई है, उसको भी यहीं देख लेते हैं। G20 पर भारत ने 2 चीजों पर विशेष चर्चा की है। एक तो आपको यह जानना है कि इसमें इंडिया के स्थान पर, इंडिया की जगह क्या है, भारत का शब्द, भारत शब्द यूज किया। कहीं भी इंडिया शब्द, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। दूसरी यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि इस G20 सम्मेलन में चर्चा हुई है कॉरिडोर की। एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। ये G20 से ही जुड़ा हुआ है, G20 में चर्चा हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग से आपको जानना है। क्या है, भारत मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडोर। भारत मध्य पूर्व, इंडिया मिडिल ईस्ट, यूरोपीय कारण, मध्य पूर्व और यूरोपीय शब्द भी है, मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, आर्थिक कॉरिडोर, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ठीक है ना। इसकी घोषणा क्या है, सितंबर 2023 में की गई, सितंबर 2023 में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है ना। इस घोषणा, ये एक ऐसी परियोजना है जिस परियोजना के माध्यम से देखो भारत, मध्य पूर्व के देश और यूरोपीय देश तक एक गलियारा बनाया जा रहा है। जो गलियारा कैसा होगा, आर्थिक,
जिसमें आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी। और ये गलियारा देखो आप, यहां पे क्या है, रेल लाइनों, रेल लाइन, सड़कों का, बंदरगाहों का नेटवर्क होगा, जिस नेटवर्क के माध्यम से क्या है, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात में सुगमता आएगी। रेल लाइनों, सड़कों और बंदरगाहों का आयात नेटवर्क होगा। समुद्री केबल बिछाई जाएगी ताकि कनेक्टिविटी हो, ग्रिड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इनिशिएटिव है भारत की तरफ से, भारत मध्य पूर्व आर्थिक, यूरोपीय आर्थिक गलियारा। मतलब देखो आप मैप में देखोगे तो भारत, फिर मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप, तो एक पूरा रास्ता बनाया जा रहा है। रास्ते का मतलब ये नहीं कि रोड, जहां रोड की बात होगी रोड बनेगी, जहां पे रेल लाइन होगी रेल लाइन बिछाएगी, जहां पे समुद्र है वहां पे बंदरगाहों का डेवलप किया जाएगा, ताकि जो व्यापार है उसमें सुगमता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सुगमता हो। और ये आर्थिक जो गलियारा बनाया जा रहा है, जो चाइना अपना वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव था, जो बना रहा था कि चाइना से लेके वो यूरोप और अफ्रीका तक अपने आप को जोड़ रहा था, उसके अगेंस्ट ये भारत का एक इनिशिएटिव है कि उसने वो गलियारा बनाया था, उसमें भारत शामिल नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसके जवाब के रूप में ये परियोजना भारत सरकार ने लॉन्च की है। और देखो इस परियोजना में बहुत सारे देशों ने सहमति जाहिर की है कि वो इस परियोजना, इस गलियारे के हिस्सा बनना चाहेंगे, ठीक है ना। भारत, इजराइल, यूएई, जॉर्डन और यूरोपीय, इन देशों के बीच ये सहमति हुई है। फिर इसी G20 में एक और ग्रुप बना है, एक और इनिशिएटिव है जिसकी चर्चा की गई है, और वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वैश्विक जैव ईंधन संगठन। ये भी भारत की तरफ से ही इनिशिएट किया गया है, वैश्विक बायोफ्यूल अलायंस, वैश्विक बायोफ्यूल, वैश्विक बायोफ्यूल अलायंस। देखो ये जो वैश्विक बायोफ्यूल अलायंस है, नाम ही है बायोफ्यूल, तो आप समझ ही रहे हो जैव ईंधन किसको कहते हैं, जैव ईंधन। तो देखो भारत सरकार ने क्या किया है कि जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक संगठन की घोषणा की है। जैव ईंधन तो समझते ही ना कि बायोफ्यूल, जो पेड़ पौधे, अनाज और जो वेस्टेज मटेरियल होता है उससे जो बनता है इथेनॉल के रूप में, उसको जैव ईंधन कहते हैं। तो इस जैव ईंधन को प्रमोट करने के लिए एक ग्लोबल अलायंस की घोषणा की है, ये भी सितंबर 2023 में की गई है, ठीक है ना। तो ये वैश्विक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये भी भारत की पहली है। जैसे आईएसए था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो 2015 में बना था, इसी की तरह क्या है, ये एक वैश्विक आईएसए बन गया है, इंटरनेशनल वैश्विक बायोफ्यूल अलायंस। तो जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, इसी टाइप से ये बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है, एक इंटरनेशनल पहल है, जिसमें बहुत सारे देशों ने इसमें अपनी सहमति दी है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप G20 के संदर्भ में याद रखना। 3 चीजें G20 के संदर्भ में, एक तो क्या है, ये कॉरिडोर है, भारत, इंडिया को भारत के नाम से प्रमोट किया गया है, और ये फिर एक बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा भारत ने की है, जिसको वैश्विक पूरी दुनिया के देशों ने अपनी सहमति दी है, ठीक है। तो G20 के संदर्भ में इतनी बात याद रखना। फिर इसमें है अगला आसियान। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है ना। अब देखो आसियान के बारे में आप जान रहे हो, ईस्ट एशिया के 10 देशों का संगठन है, 10 के नाम आपको जान लो, और जो 1967 में स्थापना हुई, कौन संस्थापक, सारी बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। इस 10 देशों में से लेकिन याद रखना म्यांमार आया नहीं था, क्योंकि म्यांमार को इनने कुछ बोला था, वहां पे जो सैनिक सरकार है उसने उस चीज को किया नहीं, इसलिए म्यांमार को इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना आसियान जकार्ता का सम्मेलन हुआ है, 43वां सम्मेलन था, म्यांमार इसमें नहीं आया था। फिर इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, देखो अब भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इसका क्या है, डायलॉग पार्टनर है, भारत इसका डायलॉग पार्टनर है, सदस्य नहीं है, केवल क्या है, वार्ताकार भागीदार है भारत, ठीक है। फिर इस जो आसियान है, इस आसियान का 11वां सदस्य इस सम्मेलन में बनाया गया है,
और 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते, और इस तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली इस तिमोर लेस्ते की राजधानी है, ठीक है ना। तो ये तिमोर लेस्ते इस आसियान का 11वां सदस्य बना है, ठीक है ना। तो मैप में देख लेना आप तिमोर लेस्ते कहां है। तिमोर लेस्ते की मैंने राजधानी भी बता दी, दिल्ली है उसकी राजधानी। 10 सदस्य थे, बहुत लंबे समय से 10 सदस्य थे आसियान में। अब ये 11वां सदस्य अभी बना नहीं है, 2024 तक ये बन जाएगा, लेकिन आप ये जान लो कि ये इसका 11वें नंबर का सदस्य है। ये जो आसियान है, इस आसियान का जो आदर्श वाक्य है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ये इसका मोटो है। वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, ये इस आसियान का मोटो है, ठीक है ना। तो ये आसियान के संदर्भ में इतनी बात है, अपने लिए उससे ज्यादा कोई काम का नहीं है। फिर इस आसियान के साथ ही एक और मीटिंग होती है। देखो इस आसियान में क्या है, एक और सम्मेलन होता है जिसको कहते हैं आसियान +3। आसियान के 10 देश और 3 और देश, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। चीन, दक्षिण कोरिया व जापान। तो आसियान +3, 3 देश ये हैं, 10 आसियान के देश हैं और 3 देश हैं, तो इनकी बैठक भी होती है, जिसको आसियान +3 कहते हैं, ठीक है ना। फिर भारत आसियान के साथ प्रतिवर्ष बैठक करता है, जिसको आसियान प्लस भारत कहते हैं। तो वो तो भारत के नाम से आएगा, उसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाली संभावना नहीं है। इसमें फिर आसियान +8 और होता है, जिसको कहते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट, ये भी आसियान के साथ ही होती है। ये कुछ नहीं है, आसियान के कितने 10 देश प्लस 8 अन्य देशों का ये एक सम्मेलन टाइप का हो गया, जो आसियान के साथ ही इसकी बैठक होती है, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, इसके नाम से ये सम्मेलन होता है। ये भी जकार्ता में ही संपन्न हुआ है। अब देखो चाहो तो 8 देश के नाम आपस में याद रख सकते हो कि 8 देश में क्या है, इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है, न्यूजीलैंड है, रूस है, यूएसए है और दक्षिण कोरिया है। ये 8 देश और हैं, ठीक है ना। तो इनका भी सम्मेलन था, और ये ईस्ट एशिया का 18वां सम्मेलन था। आसियान का 43वां सम्मेलन था और ईस्ट एशिया समिट का 18वां सम्मेलन था, ठीक है। अगला जो सम्मेलन होगा वो लाओस में होगा, और ये आसियान का जो अगला अध्यक्ष है वो फिलीपींस है, ठीक है। बस अपने लिए इतना ही काम का है। फिर इसमें हमारे काम की न्यूज है, सिंगापुर के भारतीय मूल का व्यक्ति थर्मन, इनका नाम याद रखना, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं ये, थर्मन शनमुगरत्नम। थर्मन शनमुगरत्नम, ये क्या है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, अभी निर्वाचित हुए हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, क्या नाम है इनका, थर्मन शनमुगरत्नम, ठीक है ना। ये सिंगापुर के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बस इनका नाम इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि भारतीय मूल के हैं ये। फिर एक समुद्री तूफान आया था भूमध्य सागर में, जिसका नाम है डेनियल। डेनियल, डेनियल क्या है, भूमध्य सागरीय तूफान, भूमध्य सागरीय तूफान। और इस तूफान ने सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय देश लीबिया को नुकसान पहुंचाया है।
भूमध्य सागरीय देश लीबिया को नुकसान पहुंचाया है। फिर जिम्बाब्वे में भी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुआ। महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत तख्ता पलट होते रहता है जिम्बाब्वे में। तो वहां पे भी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है एमरसन मानगागवा। जिम्बाब्वे का, बाकी कोई काम का नहीं है। हाँ, नासा का एक मिशन है, उसके बारे में भी जान लो। नासा ने एक मिशन भेजा था। दरअसल क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है बेन्नू क्षुद्र ग्रह, बेन्नू एस्टेरॉयड, बेन्नू एस्टेरॉयड। ये क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, धरती से 8.23 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम था ओसिरिस रैक्स। और इस मिशन को नासा ने जो लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया था इन्होंने 2016 को। 2016 को ये मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अब ये मिशन का उद्देश्य था इस एस्टेरॉयड के चारों ओर घूमना, उसका अध्ययन करना और उसके टुकड़ों का सैंपल लेना। और ये सैंपल लेने के बाद ये पृथ्वी की सतह पर वापस आ गया है, इसलिए इसका नाम याद रखना। देखो 7 वर्ष लगे, 2016 से 2023, 2 वर्ष जाने में लगे, 2 वर्ष वहां अध्ययन किया, फिर उसको वापस आने में लगे हैं। और इससे होगा क्या, ये हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाएगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये क्षुद्र ग्रह तभी बने हैं जब सौर मंडल बना है। तो इनकी जो चट्टान लेके आए उसका अध्ययन करके पता चलेगा कि हमारे सौर मंडल बना कैसे, बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानकारी मिलेगी, क्या इतिहास, तो सौर मंडल के इतिहास के बारे में जानकारी हमको इससे मिलेगी। तो ये एस्टेरॉयड है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह के बारे में। फिर हाँ, आरबीआई ने विदेशी ऋण को लेके डाटा जारी किया है, और ये डाटा उनने जारी किया जून 2023 तक। हर 3 महीने में बताई देता है। तो देखो जून 2023 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण है 629.1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जीडीपी का 18.6% है। भारत की टोटल जीडीपी का 18.6% है, ठीक है। और इसी के बाद एक और डाटा होता है ऋण सेवा अनुपात, डेप्ट सर्विस रेशो, ऋण सेवा अनुपात। ये ऋण सेवा अनुपात है 6.8%, 6.8%, ठीक है ना। तो ये कर्जे के संदर्भ में थोड़ा सा डाटा है। फिर इसके बाद केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को अपने बर्थडे पे इन्होंने लॉन्च की है। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 17 सितंबर 2023 नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च की गई है। हालांकि इसकी घोषणा बजट भाषण में कर दी गई थी, 13,000 करोड़ रुपए के इसके लिए प्रावधान किया गया था। और ये योजना क्या है, ये योजना कुछ नहीं, देखो विश्वकर्मा के नाम से ही आप समझ जाओ कि जो भगवान विश्वकर्मा थे वो निर्माता माने जाते थे। तो इन्होंने क्या है, 18 कैटेगरी के ट्रेड्स, 18 ट्रेड्स
ट्रेड्स, 18 ट्रेड्स मतलब समझ रहे हैं ना, कि नाव बनाने वाले, फिर लोहे का काम करने वाले, चटाई बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, सुनहार, कुम्हार, जूते बनाने वाले, अन्य मतलब सब, कपड़े धोने वाला, दर्जी, मछली पकड़ने, जाल बना, बाल काटने वाले, इन सब के लिए ये योजना है। और इस योजना में क्या बोला गया है कि 3 लाख रुपए तक का ऋण हम 5% की रियायती ब्याज पर देंगे। कितने? 3 लाख का ऋण, और ब्याज क्या रहेगी? 5% की दर रहेगी। ठीक है ना। इसमें 3 लाख में ही बोला गया, पहले हम 1 लाख देंगे, जब वो व्यक्ति 1 लाख चुका देगा तब हम उसको 2 लाख देंगे, 2 टुकड़ों में देंगे। तो टोटल 3 लाख के लोन की बात है, लेकिन 1 लाख का दिया जाएगा, इसका पुनर्भुगतान हो जाएगा, तो फिर अतिरिक्त 2 लाख का ऋण दिया जाएगा। ठीक है। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना है। ठीक है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना थी, इसी की तर्ज पर एक योजना चालू गई थी, पीएम दक्ष योजना, 3 साल पहले चालू की गई थी, पीएम दक्ष। पीएम दक्ष योजना, ये पीएम दक्ष योजना क्या थी? ये पीएम दक्ष योजना थी एससी, एसटी, ओबीसी, घुमंतु जनजातियां, कचरा बीनने वाले, इस टाइप या सफाई कर्मचारियों, इनको आजीविका प्रदान करने के लिए 2020-21 में ये पीएम दक्ष योजना चालू की गई थी। ठीक है ना। तो इसको पीएम दक्ष को भी याद रखना। फिर एक और योजना थी पीएम उज्ज्वला योजना, जो गैस सिलेंडर थी ना, उसको दे रहे थे पीएम उज्ज्वला। इसमें याद रखना कि पीएम उज्ज्वला के तहत पहले सब्सिडी 200 रुपए दी जा रही थी, अभी वर्तमान में सब्सिडी बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। चुनाव आ रहे हैं ना नजदीक, तो सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी, तो याद रखना पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ा के कर दी गई है 400 रुपए। ये पीएम उज्ज्वला योजना भी पुरानी 2016 से चल रही है, 1 मई 2016 को लॉन्च की थी मोदी जी ने, तो उसके बाद से 200 रुपए की सब्सिडी थी, अब जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 400 रुपए। फिर इसमें अगली हमारी काम की खबर है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है। और ये जारी कौन करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, वीपो जारी करता है। और वीपो ने 2023 की इस रिपोर्ट में 132 देशों में, टोटल 132 देशों की रैंक जारी की है, जिसमें भारत का स्थान 40वां है। ठीक है। भारत का स्थान क्या है? 40वां। इस लिस्ट में जो नवाचार है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संदर्भ में जो लिस्ट जारी की जाती है, ये सूचकांक आप जान लो 2007 से वीपो हर साल जारी कर रहा है, 2007 से जारी कर रहा है। और भारत की स्थिति पिछले 5-7 सालों में लगातार सुधरी है, क्योंकि 2015 में हम 81वें नंबर पर थे, लेकिन उसके बाद से देखो हम 81 से भी 40वें नंबर पर आ गए 2023 में। ठीक है। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात है। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पे लंबे समय से है स्विट्जरलैंड। बस पहले नंबर का याद रख लेना, टोटल 132 देश हैं, भारत का नंबर 140 है, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, भारत के याद रखो अब तो बस। ठीक है ना। भारत की रैंक है 40वीं। और ये सूचकांक जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 80 विभिन्न जानकारियों के आधार पर बनाया जाता है, 80 जानकारी इकट्ठी की जाती है, उसके आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। ठीक है ना। और मतलब समझ ही जाओ कि इनोवेशन की आपकी अर्थव्यवस्था में या आपके देश में इनोवेशन की क्या स्थिति है, उसके आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। फिर इसमें अगली चीज जो हमारे काम की है, हाँ, ओईसीडी एक संगठन है जिसने भारत की ग्रोथ रेट के संदर्भ में जानकारी दी है। क्या नाम है उसका? ओईसीडी, ओईसीडी। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन
एंड डेवलपमेंट। इसने G20 जो देश हैं, इन G20 देशों की ग्रोथ रेट के संदर्भ में जानकारी दी है, ग्रोथ रेट, और बताया है कि किस देश की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होगी। तो देखो इस संगठन ने बोला है कि G20 देशों का जो 20 सदस्य हैं, इसमें जो 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा रहेगी भारत की। इसलिए हमारे काम का है, उसने बोला है कि 2023 में 6.3 रहेगी और 2024 में 6%। ये 2023 का उसने डाटा दिया है और ये 2024 का, ठीक है ना। पहले नंबर पे चीन है, पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे चीन है। बाकी उसने संपूर्ण विश्व की बोला है कि 3% के आसपास रहेगी और भारत की देखो संपूर्ण विश्व के जस्ट डबल है, ठीक है ना। तो इसलिए ये रिपोर्ट अपने काम की होगी, क्योंकि भारत को बता रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहेगी भारत G20 देशों में, OECD। फिर मॉर्गन स्टैनली, इसने भी भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान किया है। एक निवेश बैंक है ये मॉर्गन स्टैनली, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। इस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 6.4 रहेगी भारत की ग्रोथ रेट। 23-24 में 6.4% रहेगी भारत की ग्रोथ रेट, ठीक है। देखो अपन भारत की देखते हैं, उसमें दुनिया के संदर्भ में क्या क्या, उससे अपन कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर रेटिंग एजेंसी फिंच, फिंच क्या है, रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है कि कौन सा देश जंक कैटेगरी में है, कौन सा देश अच्छा है, रेटिंग। इस रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2023-24 में रहेगी 6.3%। फ्रेंच के बाद एक और होती है रेटिंग एजेंसी S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 6%, ठीक है ना। तो देखो OECD के हिसाब से तो टॉप पे है मॉर्गन स्टैनली, S&P और फ्रेंच, इन तीनों के हिसाब से भी अपन ने देख लिया है। फिर एक और सूचकांक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, एक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है, कनाडा का एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये जारी करता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अब देखो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आप समझ ही रहे हो कि आपके यहां आर्थिक काम करने में कितनी स्वतंत्रता है, उसके हिसाब से ये रैंक जारी करता है, ठीक है। और देखो इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 165 देशों की लिस्ट थी, इसमें भारत का टोटल कितने, 165 देश, इसमें भारत का स्थान कौन सा हुआ है, 87वां, 87वां स्थान। और पहला स्थान किसका है, सिंगापुर का। आर्थिक स्वतंत्रता सबसे ज्यादा कहां है, सिंगापुर में है, ठीक है। 165 देशों में भारत 87वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब वहां पे काम करने और वित्तीय मामलों ये सबको कैलकुलेट किया जाता है। तो अपन को तो बस ये याद रखना, फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है और भारत को उनने क्या दिया है, 87वां स्थान दिया है। कुछ प्रमुख नियुक्तियों को देख लेते हैं अपन, जैसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं R माधवन। एक्टर हैं जो साउथ के, बॉलीवुड में भी एक्टिंग कर रहे हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बनाए गए हैं और इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे आपके शेखर कपूर। शेखर कपूर का कार्यालय मार्च 2023 में खत्म हुआ है, उसके बाद इनको बनाया गया है, ठीक है ना। इसी R माधवन ने देखो इनकी जो डायरेक्टेड फिल्म थी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, उनको 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे
आर माधवन की जब राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ाए होंगे तब बताया होगा, आर माधवन की रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था। तो ये आर माधवन फिल्म एंड एफटीआईआई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। फिर एक नाम याद रखना, हाँ, आरबीआई में नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं एम राजेश्वर। एम राजेश्वर ये कौन है? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो शशिकांत दास तो आरबीआई के गवर्नर है, इसके अतिरिक्त 4 सदस्य हैं। उन सदस्यों में से 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उन डिप्टी गवर्नर में से एक है एम राजेश्वर। एम राजेश्वर, माइकल देवव्रत, टी रविशंकर और जे स्वामीनाथन। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी नाम सुन लो, और कुछ नहीं है इसमें। फिर आरबीआई से संबंधित एक और न्यूज है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को अमेरिकी ग्लोबल पत्रिका फाइनेंस, अमेरिका की एक फाइनेंस पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस, इस ग्लोबल फाइनेंस ने शशिकांत दास को A+ ग्रेडिंग दी है। शशिकांत दास को अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने 2023 के लिए A+ ग्रेडिंग प्रदान की है। ठीक है ना, मतलब ये एक फाइनेंस पत्रिका है जो हर वर्ष विभिन्न देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनके गवर्नरों को ग्रेडिंग प्रदान करती है। तो शशिकांत दास को A+ ग्रेडिंग प्रदान की इनने। ग्लोबल पत्रिका का नाम है ग्लोबल फाइनेंस। फिर रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस के बारे में आप जानते हो, फिलीपींस में दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। तो जो 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है, देखो वो अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें भारत के एक व्यक्ति हैं डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन को 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं इनको, हाँ बस इनके बारे में इतना याद रख लेना। बाकी और 3 लोग भी चुने गए हैं, क्या कहते हैं, एक बांग्लादेश से हैं रक्षंद कोरवी, 3 अपने कोई काम के नहीं है, 4 लोग हैं टोटल, डॉक्टर रवि कन्नन, बाकी के नाम भी मैं बता दे रहा हूं। दूसरा नाम है यूजेनिया लेमॉन्स, यूजेनिया लेमॉन्स। तीसरा नाम है रक्षंद कोरवी, ये बांग्लादेश। और ये जो यूजेनिया लेमॉन्स है तिमोर लेस्ते की हैं, तिमोर लेस्ते। और चौथा है मिरियम कोरोनेल, ये फिलीपींस की है, फिलीपींस। ठीक है ना, तो देखो ये इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन भारत के हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं। तिमोर लेस्ते के यूजेनिया लेमॉन्स हैं, ये पर्यावरणविद हैं। शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं बांग्लादेश के रक्षंद कोरवी। और फिलीपींस की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं मिरियम कोरोनेल। इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया 65वां, जिसमें भारत वाले का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर रवि कन्नन।
और इसमें एक चीज और याद रखना, डॉक्टर रवि कन्नन रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले 59वें नंबर के भारतीय हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भारतीयों को रमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना, तो उन सब में 59वें नंबर में है रमन मैग्सेस पुरस्कार। मदर टेरेसा को मिला है, वर्गीज कुरियन को मिला है, सत्यजीत रे को, MS स्वामीनाथन, चंदी प्रसाद भट्ट, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे लोगों को दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना, डॉक्टर रवि कन्नन उन्हीं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फिर इसमें एक नाम और याद रखना, डॉक्टर स्वाति नायक, इनको भी नॉर्मल बोरलाग पुरस्कार मिला है। डॉक्टर स्वाति नायक, स्वाति नायक, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? नॉर्मल ई बोरलाग पुरस्कार, नॉर्मल ई बोरलाग, नॉर्मल ई बोरलाग पुरस्कार। ठीक है, नॉर्मल बोरलाग मतलब जो हरित क्रांति के जनक थे, तो इन्हीं को ये चावल अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत हैं स्वाति नायक, इनको पुरस्कार दिया गया है नॉर्मल ई बोरलाग पुरस्कार। बाकी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो देख ही लिए थे अपन ने लास्ट टाइम की, वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ये राष्ट्रीय पुरस्कारों की चर्चा अपन पहले ही कर चुके हैं। वहीदा रहमान, इन्हीं की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। वहीदा रहमान बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और इनको 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 का है, याद रखना। और ये इनको जो अवार्ड मिला है वो 53वां अवार्ड है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत आप ये जान लो 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और हाँ, इसमें एक चीज याद रखना, वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री, 1972 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण। ठीक है, और याद रखना ये 53वीं हस्ती है, लेकिन 8वें नंबर की महिला है, 8वीं महिला है जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मतलब 53 लोगों में से 8 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं जिनको भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज हीरो। 2018 एवरीवन इज अ हीरो, एवरीवन इज अ हीरो। ये ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की ऑफिशियल पिक्चर है। ऑस्कर 2024 में जो 96वें ऑस्कर अवार्ड होंगे, उसमें भारत की तरफ से जो पिक्चर गई है, उस पिक्चर का नाम है, मलयालम फिल्म है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ये मलयाला केरला में जो 2018 में जो बाढ़ आई थी, उस पर ये पिक्चर है। ये भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर 2024 के लिए। फिर इसमें हाँ, कुछ निधन है महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, इनको भी अच्छे से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। जैसे नॉर्मल बोरलाग थे विश्व में, भारत में क्या है, MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। इनका निधन हो गया है, तो इनके संदर्भ में आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इनको सरकार ने 1967 में पद्मश्री, 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण,
1989 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया है, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। फिर इनके संदर्भ में राज्यसभा से भी नॉमिनेट हो चुके हैं 2017 से, वो 2007 से 13 तक, 2007 से 13 तक राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं ये। और देखो 2004 में सरकार ने एक किसान आयोग बनाया था, किसान आयोग बनाया था। इस किसान आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और इसी किसान आयोग की रिपोर्ट थी कि भारत के किसानों को, हमको किसानों की आय को दोगुना करना है, ये उनको औसत लागत का कम से कम 50% हमको उनको प्रदान करना है, ऐसा इनकी सिफारिश थी। तो एम एस स्वामीनाथन के नाम को याद रखना। फिर एक और व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है, हीथ स्ट्रीक, ये जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं। हीथ स्ट्रीक कहाँ के क्रिकेटर हैं? जिम्बाब्वे के। तेज गेंदबाज थे, उनको कैंसर था, उनका भी निधन हो गया है। फिर एक और कथक नृत्यांगना है सरोजा वैद्यनाथन। सरोजा वैद्यनाथन, सरोजा वैद्यनाथन ये क्या है? जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है, भरतनाट्यम नृत्यांगना है। इनका भी निधन हो गया है, तो इनका भी नाम थोड़ा सा याद रखना। फिर इसमें अपने काम की चीज है, एक दो किताब है महत्वपूर्ण, उन किताबों के लेखक आपको याद रखना है। एक किताब है एलन मस्क, देखो किताब का नाम है एलन मस्क, अमेरिका के उद्योगपति हैं, उनके नाम से किताब छपी है, वॉल्टर स्कॉसन की किताब है ये। फिर स्मोक एंड एसेस, स्मोक एंड एसेज, ये किताब है अमिताभ घोष की, अमिताभ घोष। बस इतनी बहुत है। किताब के संदर्भ में ये दो चीज हैं अपने काम की। बाकी देखो दो जगह का नाम बदल दिया गया है, एक उधमपुर रेलवे स्टेशन था, उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में, उसका नाम बदल के कर दिया गया है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, शहीद कप्तान तुषार, शहीद कप्तान तुषार महाजन, शहीद कप्तान तुषार महाजन ये कर दिया है। दूसरा महाराष्ट्र का एक शहर था औरंगाबाद, औरंगाबाद, इस औरंगाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। और महाराष्ट्र का ही एक शहर है उस्मानाबाद, उस्मानाबाद, इस उस्मानाबाद का नाम कर दिया है धाराशिव, धाराशिव। ठीक है, तो ये दो नाम बदले हैं, उनको याद रखना। फिर एक प्रदर्शनी आयोजित हुई थी जिसका नाम था भारत ड्रोन शक्ति 2023, भारत ड्रोन शक्ति 2023, भारत ड्रोन शक्ति 2023, इसका आयोजन किया गया था गाजियाबाद में, गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस। कहां पे? हिंडन एयरबेस, और ये कहां पर है? गाजियाबाद में।
और यह आयोजित क्यों किया गया था? भारत ने अपनी ड्रोन की प्रदर्शनी, मतलब ड्रोन शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज हो गई। अब थोड़ी सी स्पोर्ट्स की न्यूज देख लेते हैं। तो देखो स्पोर्ट्स की न्यूज में है डायमंड लीग। अमेरिका के यूजीन शहर में, अमेरिका के यूजीन डायमंड लीग का आयोजन हुआ। एथलेटिक्स की है डायमंड लीग। तो इस डायमंड लीग में आपको याद रखना है कि जो भाला फेंक है नीरज चोपड़ा, इनको दूसरा स्थान मिला है। गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, सिल्वर, दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा को। अभी तक देखो फर्स्ट प्राइज जीत रहा था नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल ही, लेकिन अमेरिका की यूजीन में जो डायमंड लीग आयोजित की गई थी उसमें रजत पदक जीता नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, फिर एक और खबर है बर्लिन मैराथन। बर्लिन में मैराथन का आयोजित किया गया। तो बर्लिन मैराथन, यहां पर क्या है, मैराथन के विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए गए। बर्लिन मैराथन 2023। इसमें देखो, इसमें महिला वर्ग में इथोपिया की एथलीट थी टिजिस्ट असीफा। असीफा ये कहां की है? इथोपिया की। और इन्होंने क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है मैराथन जो कि कितनी 42 किलोमीटर लंबी होती है लगभग। इन्होंने इस दौड़ को जो मैराथन होती है वो 42.195 किलोमीटर लंबी होती है। इसको 2 घंटे 11 मिनट 2 घंटे 11 मिनट और 53 सेकेंड में पूरा किया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। टिजिस्ट असीफा इथोपिया की है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। और देखो पुरुषों में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी इथोपिया के ही किपचोगे का है। किपचोगे ये इथोपिया के ही हैं और बर्लिन मैराथन में ही इनका रिकॉर्ड है। और पहले मतलब ये पुराने रिकॉर्ड होल्डर हैं, इन्होंने भी अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है ना। तो देखो पुरुष महिलाओं का रिकॉर्ड 2 घंटे 11 मिनट 53 सेकेंड का है और पुरुषों का जो रिकॉर्ड है 2 घंटे 2 मिनट 2 घंटे 2 मिनट और 42 सेकेंड। ठीक है, तो ये पुरुष और महिला का रिकॉर्ड है। फिर इसमें स्पोर्ट्स में हमको याद रखना है एशिया कप का आयोजन हुआ था। एशिया कप क्रिकेट का, पुरुषों के क्रिकेट का एशिया कप। बहुत सारे एशिया कप होते हैं आजकल, इसलिए याद रखना ये क्या है, एशिया कप है, क्रिकेट का है और किसका है, पुरुषों का। ठीक है ना। अब देखो वैसे तो इसका आयोजन क्या है, पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारत पाकिस्तान में गया नहीं, इसलिए इसके लिए ज्यादातर मैच क्या है, कुछ मैच इसका पाकिस्तान में हुए और कुछ मैच कहां हुए, श्रीलंका में। ठीक है, इस एशिया कप को जीता किसने, भारत ने, और हराया किसको, श्रीलंका को। फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था और भारत ने इस मैच को जीत लिया। तो एशिया कप विजेता कौन है 2023 का, भारत। फिर अभी एशियाई खेल चल रहे हैं, एशियाई खेल अभी संपन्न हुए हैं। इस एशियाई खेल को अभी थोड़ा सा हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आप ये जान लो कि इस एशियाई खेल में पहली बार क्या है, क्रिकेट को शामिल किया गया था, क्रिकेट को। तो इस एशियाई खेल में क्रिकेट से संबंधित कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। तो देखो इसमें 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। T20 में 9 गेंदों में अर्धशतक, T20 में 9 गेंदों में 9 बॉल में 50 रन अर्धशतक, ये बनाया है नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी कहां के हैं ये, नेपाल। युवराज सिंह ने 11 गेंद पे जो बनाया था उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया और अब रिकॉर्ड है 9 गेंदों पे। 12 युवराज ने 12 गेंद पे बनाया था, इनने 9 गेंदों पे बना दिया। और ये किसके विरुद्ध बनाया है, इसने मंगोलिया के विरुद्ध बनाया है, मंगोलिया।
ठीक है ना। तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। T20 में सबसे तेज अर्धशतक है नेपाल के दीपेंद्र सिंह का, ठीक है। फिर T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, T20 में ही सबसे तेज शतक, फास्टेस्ट सेंचुरी, ये भी नेपाल का ही है और इसका नाम है कुशल मल्ला। कुशल मल्ला, इसने भी मंगोलिया के खिलाफ मारा है, ये भी कहां का, नेपाल का ही है। और मंगोलिया के खिलाफ इसने सबसे तेज शतक मार दिया और 34 गेंदों में इन्हें शतक बनाया है। 35 गेंद का रिकॉर्ड था डेविड मिलर का, जो इसको तोड़ दिया है। फिर T20 का सबसे बड़ा स्कोर, T20 का सबसे बड़ा स्कोर नेपाल, 20 ओवर में नेपाल ने 314 रन बनाए, 3 विकेट खोकर 314 रन, और किसके खिलाफ, मंगोलिया के खिलाफ। दरअसल क्या है, आईसीसी ने क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे देशों को एसोसिएट देश का दर्जा दिया, और एसोसिएट देश को दर्जा देने के बाद अभी तक इनका रिकॉर्ड नहीं माना जाता था, लेकिन आईसीसी ने बोल दिया कि 1 जनवरी 2019 के पश्चात जो भी मैच होगा वो सब अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इसलिए देखो, इसको हम पढ़ रहे हैं, अब ये रिकॉर्ड क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में ये आ गए हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको हमको याद रखना है। फिर डूरंड कप, फुटबॉल का जो डूरंड कप होता है, डूरंड कप जीता है इस बार का मोहन बागान ने, मोहन बगान ने डूरंड कप जीता है। 132वां संस्करण था, 17वीं बार ये डूरंड कप जीत रहा है मोहन बगान। फिर आप जान लो ग्रैंड स्लैम, टेनिस के ग्रैंड स्लैम 2023, ग्रैंड स्लैम 2023, ग्रैंड स्लैम 2023। देखो, सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो पुरुषों का सिंगल है वो जीता है नोवाक जोकोविक ने, नोवाक जोकोविक सब जानते हैं कहां के, सर्बिया के हैं। पुरुष सिंगल जीता है नोवाक जोकोविक ने, और जो महिला जीती है वो है आर्यना साबालेंका, आर्यना साबालेंका, और ये कहां की है, ये बेलारूस की है, बेलारूस। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की कहानी हो गई है। फिर दूसरा आता है फ्रांसीसी ओपन, फ्रांसीसी ओपन, फ्रांसीसी ओपन को भी जीता है नोवाक जोकोविक ने ही, लेकिन महिलाओं में जो जीता है वो है इगा स्वियाटेक ने, इगा और ये कहां की हैं, ये है पोलैंड की, पोलैंड, ठीक है। फिर आता है विंबलडन, तीसरे नंबर पे विंबलडन, और विंबलडन में पुरुष सिंगल्स का विजेता है वो है कार्लोस अल्काराज, और ये कहां का है, ये स्पेन का है। और महिलाओं में जो विजेता है वो है मार्केटा वोंड्रासोवा, और ये कहां की है, यह है चेक रिपब्लिक की, चेक गणराज्य,
चेक गणराज्य की है मार्केटा वोंड्रासोवा, विंबलडन की कहानी। और फिर चौथे नंबर पे आता है यूएस ओपन, अमेरिका ओपन, अमेरिका ओपन। अमेरिकन ओपन को फिर जीता है नोवाक जोकोविक ने, नोवाक जोकोविक। और महिलाओं में जीती हैं कोको गॉफ, कोको गॉफ, और ये कोको गॉफ यूएसए की है, ठीक है ना। तो देखो ग्रैंड स्लैम में 4 में से देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांसीसी ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांसीसी ओपन और अमेरिकी ओपन, तीनों का विजेता सर्बिया का नोवाक जोकोविक है। टेंशन खत्म। केवल आपको क्या याद रखना, विंबलडन, विंबलडन को जीता है कार्लोस अल्कराज ने जो स्पेन का है। लेकिन महिलाओं में तो 4 नाम याद रखने ही पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की जो विजेता महिला है वो है आर्यना साबालेंका बेलारूस की। फ्रांसीसी ओपन की जो विजेता है वो है इगा स्वियाटेक पोलैंड की। विंबलडन ओपन की जो विजेता है वो है मार्केटा वोंड्रासोवा चेक गणराज्य की। और अमेरिकी ओपन की जो विजेता है वो कोको गॉफ है अमेरिका की। बाकी देखो डबल्स भी होता है, मिक्स डबल्स भी होता है, लेकिन अपने कोई काम का नहीं है। यदि भारत का कोई होता तो हम उसको ढूंढ के याद करते। तो इसमें केवल आपको ये 4 ग्रैंड स्लैम है और चारों में से पुरुष सिंगल के विजेता और महिला सिंगल के विजेता, बाकी कोई अपने काम के नहीं है। फिर इसमें हमको एक और नाम याद रखना है, अंतिम पंघाल। नाम है उसका अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल ने क्या किया है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जिसका आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां पे आयोजित हुई थी, बेलग्रेड सर्बिया, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुई थी। तो ये जो भारत की एकमात्र पदक विजेता है, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक, कांस्य। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो बेलग्रेड आयोजित हुई थी उसमें अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और ये भी याद रखो कि कांस्य पदक जीतने वाली ये भारत की 8वें नंबर की महिला पहलवान है। 8वीं महिला पहलवान है जिसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बेलग्रेड सर्बिया में कांस्य पदक जीता। और एक बात और याद रखना कि भारत के जो कुश्ती फेडरेशन है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो जो अंतिम पंघाल है ना, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के ध्वज तले, मतलब भारत का झंडा लेके नहीं गई थी ये, वो जो लफड़ा चल रहा था भारत में उसके चक्कर में भारत के कुश्ती संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये वर्ल्ड रेसलिंग के ध्वज तले इनने भाग लिया था, ठीक है। तो बस देखो लगभग इतनी ही चीजें हैं जो हैं, बाकी तो और कुछ है नहीं। क्रिकेट में, बैडमिंटन में एक चीज और देख लेना, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप, एशियाई टेबल टेनिस, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप। इस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में बस एक चीज याद रखना कि ये भी दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित हुई थी, प्योंगचांग दक्षिण कोरिया, इसमें आयोजित हुई थी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप। देखो स्वर्ण पदक तो सभी चीन ने जीते हैं, बस भारत को क्या मिला है, भारत की पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला है, भारत की पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला है। बाकी गोल्ड तो सभी चीन ने जीत लिए, भारत की पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला है, ठीक है ना। तो इतना ही है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड।